दोस्तों, आज पेश है कर्मकांडी पंडित और विचित्र सपन। एक और चित्र दोस्तों। वह बहुत मनोज दिन था जब राजा के दरबार में राज सिंहासन में बैठे हुआ राजा सूर्यकांत तस्मात ही हृदयगति रुक गई, जिससे तत्काल ही राजा सूर्यकांत की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री रूपदेव ने दौड़कर सूर्यकांत की नाड़ी देखी तो हक्का बक्का रह गया। ओह, महाराज तो मृत हो चुके हैं। क्या महाराज की मृत्यु हो गई? ओह। और राजा सूर्यकांत की मृत्यु की सूचना पाते ही दरबार में उपस्थित लोगों के चेहरे पर शोक की लहर दौड़ गई। महारानी ललिता लीलावती ने सूर्यकांत की मृत्यु की सूचना मिलते ही वह बिलक उठी। हाय स्वामी, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। युवराज निशिकांत तो महाराज सूर्यकांत के सब पर गिर कर पूरी तरह फक उठे। पिताजी, अब हम किसे पिता कहकर पुकारेंगे? निशिकांत के विलाप सुनकर सभी का दिल भर आया। महारानी लीलावती भी दुख में बार बार मूर्छित हो रही थी। बड़े शोकपूर्ण वातावरण में राजा सूर्यकांत का अंतिम संस्कार किया गया। युवराज निशिकांत जब राजा सूर्यकांत की अंत्येष्टि करके राजमहल वापस लौटे तो रात गिराई। दुख में चूर निशिकांत अपने शैया पर लेट गए। सोते समय उसे सपन देखा। पिताजी, महाराज आप न जाने रात्रि के किस पैर उसकी आंख लग गई। निशिकांत, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। आज्ञा दीजिए पिताजी महाराज। तो सुनो निशिकांत, सौमित्रपुर राज्य के राज सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। कल राजकीय परंपराओं के साथ तुम उस पर सिंहासन पर आसीन होना है, लेकिन बेटा उस सिंहासन पर बैठे किसी का अन्याय न करना। जो भी दरबार में तुमसे आए उसे हर प्रकार से संतुष्ट करके दरबार से वापस भेजना। पिताजी महाराज, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। इसी में तुम्हारी और राज्य की भलाई है निशिकांत। इतना कहकर सूर्यकांत दृश्य हो गई। तभी सोए हुए निशिकांत की आंखें खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। यह मैंने कैसे सपन देखा? दूसरी ओर उसी रात राजा सूर्यकांत प्रधानमंत्री रूपदेव के सपन में भी आए। प्रधानमंत्री जी, युवराज निशिकांत अब किशोर हो गए हैं, उसे स्वभाव में भी अभी भी अलड़ता है। कल जब वह सौमित्र का नया राजा बने तो हम चाहते हैं कि आपने दरबार में जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले, जिससे हमारे वंश का मान मर्यादा अच्छी प्रकार से पालन हो सके। महाराज आप चिंता न करें, यदि युवराज का मार्गदर्शन करने के लिए मैं जो हूँ। दूसरे दिन प्रातः निशिकांत सौमित्र का नया राजा घोषित कर दिया गया। नए महाराज की जय हो। महाराज निशिकांत की जय हो। राजमुकुट पहनकर नया राजा अपने निशिकांत ने दरबार में घोषणा की। प्रजावासियों, आपने अपने पूर्वजों की भांति मैं आपके सुख दुख का पूरा ख्याल रखूंगा। अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं प्रजा के किसी भी आदमी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और उसके साथ दरबार में आशा लेकर आए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करूंगा। यह घोषणा करके वह अपने सिंहासन पर बैठा ही था कि तभी आपस में झगड़ते दो ऋषि वहां आ गए और पुकार उठे, महाराज दुआई हो, हमारा न्याय करें। निशिकांत ने उत्सुकता से उन दोनों की ओर देखा और कहा, क्या झगड़ा है तुम्हारा? यह सुनो मोटे ऋषि ने निशिकांत से कहा, महाराज मेरा विचार है कि बल बड़ा है। आदमी में बल हो तो वह बल से सारी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। इतना कहकर वह चुप हो गया। तब पतले व कमजोर ने निशिकांत से कहा, महाराज मेरे विचार से भाग्य बड़ा है, लेकिन भाग्य बड़ा होने की वजह से मामूली आदमी भी बुलंदियों पर पहुंचा जाता है।
हम दोनों इसी बात पर झगड़ा हो रहा है। मेरा मित्र कहता है कि बल बड़ा है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि भाग्य बड़ा है। अब हमारा न्याय कीजिए, दोनों में से किसका कथन सत्य है। दोनों ऋषियों की बात सुनकर निशिकांत सोचने लगा, बड़ा विचित्र झगड़ा है इन दोनों का, ऋषियों का। इनका सही फैसला करूं। रात के सपने में पिताजी महाराज ने आकर आदेश दिया था कि दरबार में जो भी आए उनके साथ न्याय न अन्याय ना हो। ये दोनों ऋषियों के झगड़े को सही न्याय करना चाहिए। निशिकांत अभी सोच रहा था कि उसके पास खड़े प्रधानमंत्री सौरुदेव दोनों ऋषियों से कहा, आप दोनों महाराज निशिकांत निराश नहीं करेंगे। वे चाहते हैं आपके झगड़े का जो भी फैसला हो बहुत सोच समझ कर करें। यदि आप थोड़ी असुविधा होगी, आपसे प्रार्थना की आप दोनों आज ठीक से 1 माह पश्चात दरबार में आना, तो महाराज आप दोनों के झगड़े का न्याय करेंगे। तब प्रधानमंत्री रूपदेव की बात सुनकर निशिकांत चौंक कर उसकी ओर देखा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की बात सुनकर दोनों ऋषि ने प्रधानमंत्री से कहा, हमें आपकी बात स्वीकार है प्रधानमंत्री जी। आज से 1 माह पश्चात आपने झगड़े का फैसला सुनने हुए हम दरबार में आएंगे। इतना कहकर दोनों ऋषि दरबार से निकल गए। दरबार की समाप्ति पर निशिकांत प्रधानमंत्री रूपदेव को एकांत में बुलाकर पूछा, प्रधानमंत्री जी एक बात हमारी समझ में नहीं आई। सबसे पहले कि हम दरबार में आए दोनों ऋषियों को झगड़े का फैसला सुनाते आपने उन्हें पहले ही बीच में बोलकर उन ऋषियों को 1 महीने का समय क्यों दे दिया। हम तो आज ही उनके झगड़े का उचित फैसला कर सकते थे। महाराज मैं जानता हूँ आप बहुत बलशाली हैं और बल अवस्था से ही अपने बल के द्वारा कठिन से कठिन कार्य को सिद्ध किया है, इसलिए आप निश्चिंत ही बिना सोचे समझे बल को ही बड़ा बताते हैं। इसमें क्या संदेह है प्रधानमंत्री जी। निश्चित ही बल भाग्य से बड़ा है। आदमी में बल हो तो वह भाग्य को आसानी से विजय पा सकता है। प्रधानमंत्री जी आप जानते हैं कि आप महाराज मेरा अनुभव कहता है कि आप गलती पर हैं। प्रधानमंत्री जी आप जानते हैं क्या कह रहे हैं। आप सौमित्र के राजा को गलत बता रहे हैं। क्षमा करिए महाराज, यदि कल रात सपन में दिवगत महाराज सूर्यकांत आकर मुझे आदेश न देते तो आज दरबार में आपकी बात को हरगिज अक्षेप न करता। यह सुनकर निशांत चौंका। क्या कहा आपने? कल रात सपन में स्वर्गीय महाराज आपको दिखाई दिए थे? हाँ महाराज। सपन में आपको स्वर्गीय पिताजी ने क्या आदेश दिया था? उन्होंने कहा था कि आप जो भी किशोर हैं अपने स्वभाव में अलड़ता है, इसलिए वे चाहते हैं कि सौमित्र के नए राजा बनने के पश्चात आप जो भी निर्णय लें उसे सोच समझ कर लें। राजवंश के मान मर्यादा की अच्छी प्रकार से पालन हो सके। वे चाहते थे कि तुम्हारा उचित मार्गदर्शन करें। अतः मैंने महाराज के वचन दिया था कि मैं आपको उचित मार्गदर्शन करूंगा। इसी कारण मैंने दरबार में आए दोनों साथियों को 1 महीने का समय दिया। महाराज उन दोनों ऋषियों का मुकदमा अपने दरबार का पहला मुकदमा था, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस मुकदमे का फैसला आप बड़ी जांच पर के बाद करें ताकि लोग आपके फैसले की प्रशंसा कर सकें। आप कह तो ठीक रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमें कल रात सपने में पिताजी महाराज ने दर्शन दिए थे। उन्होंने हमसे भी कहा था कि राज सिंहासन पर बैठकर किसी के साथ अन्याय न करना। अतः अब आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों ऋषियों के झगड़े का फैसला करने में हम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए, समझ नहीं आ रहा कि हम उन दोनों ऋषियों के झगड़े का फैसला किस प्रकार करें। इसका हल भी मेरे पास है महाराज। कहने को तो वे दोनों ऋषि के झगड़े के कारण छोटा है, लेकिन आप राजनीति में नए हैं, इसलिए सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान सीखना चाहिए। मेरी राय है कि आप 1 महीने के लिए मनुष्य वेश धरकर देश का भ्रमण पर निकल जाएं।
और उस भ्रमण काल में देखें कि परखिए कि बल बड़ा होता है या भाग्य। इस प्रकार ऋषियों के झगड़े का हाल भी मिल जाएगा और आपका व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ जाएगा। आपका कहना उचित है प्रधानमंत्री जी, हम आपकी दी राय जच गई। हम आज ही एक माह के लिए देश पर भ्रमण के लिए जाते हैं। आप निश्चित होकर देश भ्रमण पर जाइए महाराज, आपके पीछे राज्य का भली प्रकार ध्यान रखूंगा। हमें आपसे ऐसी ही आशा है प्रधानमंत्री जी। निशिकांत उसी दिन देश भ्रमण पर निकल पड़ा। चलते चलते एक वन में पहुंचा। वो बूढ़ा आदमी में रथ क्या पहिया कीचड़ में धंस गया। बेचारा पूरी शक्ति लगाकर पहियों को कीचड़ से निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। मुझे आगे बढ़कर इस बूढ़े की सहायता करनी चाहिए। यह सोच वह बूढ़े के पास पहुंचा। श्रीमान जी, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? हाँ, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। मेरे साथ लगकर जरा मेरे रथ को कीचड़ से निकलवा दो तो मैं बड़ी मेहरबानी होगी। श्रीमान जी, आप अलग हटिए, खड़े हो जाइए। मैं अकेला ही रथ के पहिए को कीचड़ से निकाल दूंगा। तुम अकेले भला कैसे इतने भारी रथ के कीचड़ से पहिए को कीचड़ से कैसे निकाल सकते हो? बूढ़े की बात सुनकर निशिकांत हंसा। श्रीमान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आदमी में बल हो तो वह असंभव से असंभव कार्य संभव कर सकता है। कहकर बूढ़ा रथ को एक तरफ हट गया। तब जरा हम भी देखें तुम में कितना बल है। तब निशिकांत आगे बढ़ा और रथ को कीचड़ से निकालने के लिए अपना पूरा बल लगा दिया। अगले ही पल वो युग रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने में सफल रहा। कुछ देर बाद निशिकांत ने रथ को खींचकर कीचड़ से बाहर निकाल दिया। यह देखकर बूढ़ा चौंका। वह युग सचमुच बड़ा बलशाली है। इससे अकेले ही रथ के कीचड़ से निकाल दिया। अगर मैं इस युग को अपने यहाँ नौकर रख लूँ तो यह मेरे बहुत काम आएगा। यह सोचकर बूढ़े निशिकांत से कहा, युग, तुम कुलीन नगर के सेठ गोविंदमल हूँ और मैं तुम्हें यहाँ अपनी नौकरी करना पसंद करोगे? सेठ गोविंदमल का प्रस्ताव सुनकर निशिकांत सोचने लगा। मैं सौमित्रपुर में बिना कुछ धन लिए आया हूँ और मैं पूरा एक माह इसी अवस्था में अपने राज्य से दूर रहना है। इसलिए भोजन प्रयाण के लिए मुझे सेठ के प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सोचकर निशिकांत ने सेठ गोविंदमल से कहा, सेठ जी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपकी यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तब ठीक है, तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मासिक दूंगा। तब निशिकांत ने सेठ गोविंदमल के साथ चल पड़ा। निशिकांत सोच रहा था, रथ का विशाल पहिया कीचड़ में निकाल कर एक बार मैंने सिद्ध कर दिया, बल भाग्य से बड़ा है। अब आगे देखता हूँ कि बल बड़ा सिद्ध होता है या भाग्य। कुलंतपुर जाकर निशिकांत सेठ गोविंदमल को नौकर बनाकर वहाँ रहने लगा। सेठ गोविंदमल मेहनत से कार्य केवल निशिकांत से ही करवाता था। सेठ गोविंदमल इस प्रकार व्यापार करता। वह जंगलों से विशाल पेड़ काटकर हाथियों पर द्वारा नगर में लाता और पेड़ों से प्राप्त लकड़ी की बिक्री करवाता। एक दिन जब वह निशिकांत से बोला, निशिकांत, आज वन में लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। जो गया सेठ जी। निशिकांत सेठ गोविंदमल के साथ वन में चल पड़ा। वन में पहुंचकर सेठ गोविंदमल मजदूरों को आदेश दिया, तुम सब जल्दी से पेड़ काटने का कार्य पर लग जाओ। जो हुक्म मालिक। मजदूर ने आदेश पाते ही पेड़ काटने प्रारंभ कर दिए। तत्पश्चात हाथियों द्वारा लकड़ियां का विशाल गट्ठर बनाकर वन से बाहर ले जाने लगा। तभी यह कैसी आवाज़ है? सेठ जी, लगता है कोई हाथी पागल हो गया है। पागल हाथी इस समय चिंगार करता है।
निशिकांत के कहने पर की देर थी कि पीछे से एक पागल हाथी दौड़ता उनकी तरफ आने लगा। यह देखकर सेठ भय से कांप उठा। ओह, अब क्या होगा? पागल हाथी तो मौत का साक्षात अवतार है। घबराओ मत सेठ, मेरे होते हुए पागल हाथी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। निशिकांत रथ से उतरकर खड़ा हो गया। जैसे ही चिंगारता हुआ हाथी रथ के पास आया, निशिकांत ने उछलकर उसकी सूंड पकड़ कर लटक गया। वह हाथी क्रोध में भरकर अपनी सूंड को इधर उधर लहराने लगा। ओह, अब यह पागल हाथी निशिकांत को जीवित नहीं छोड़ेगा। सेठ गोविंदमल के चेहरे पर भय सफेद पड़ गया। तब निशिकांत ने अति सिर दरमियान तलवार से निकाली और तलवार से हाथी के सूंड पर वार किया। हाथी की सूंड कटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। पागल हाथी पीड़ा से चित्कार कर उठा। आह! घायल हाथी पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। तब गोविंदमल ने रथ से उतरकर निशिकांत के पास आया। निशिकांत, आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से पागल हाथी ने हमारी जान बच गई। पागल हाथी की सूंड काटकर तुमने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में बल से बड़ी कोई चीज़ नहीं। गोविंदमल ने बल की प्रशंसा सुनकर निशिकांत फूलकर कुप्पा हो गया। इस घटना के 2 दिन बाद ही की बात है। अर्धरात्रि का समय था। निशिकांत अपने कक्ष में सोया हुआ था, तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। लगता है कक्ष से बाहर कुछ लोग चल रहे हैं। इतनी रात्रि को हवेली में कौन हो सकता है? मुझे कक्ष से बाहर निकलकर देखना चाहिए। अतः निशांत चारपाई से उतरकर झरोखे के पास जाकर बाहर की ओर झाँकने लगा। कौन है ये लोग? इनके कंधों पर गठरियां हैं। निशिकांत अभी वह सोच ही रहा था, तभी पता नहीं सेठ गोविंदमल ने तिजोरी में कौन सी कक्ष में रखी हुई है। हमें जल्दी से उस कक्ष की खोज करनी चाहिए। उन लोगों की बातें सुनकर निशिकांत चौंका। ओह, यह लोग तो डाकू लुटेरे हैं। यह सेठ जी की तिजोरी लूटने आए हैं। मुझे इन्हें मजा सिखाना चाहिए। और उसने कक्ष से बाहर आकर 4 डाकुओं को ललकारा। लुटेरों, इस घर में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। मैं पहले मुझे 2-2 हाथ कर लो। यह सोच निशिकांत दीवार पर लटकी अपनी तलवार उतारी। उसकी ललकार सुनकर चारों डाकू जहाँ के वहाँ रुक गए और खुसर फुसर करने लगे। यह तो जाग हो गई, अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? हम लोग नियत्थे हैं और इस आदमी के पास तलवार है। अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? आपस में यही सलाह मशवरा करते चोर डाकू वहाँ से भाग निकले। यह देख निशिकांत तलवार लहराता उनके पीछे भागा। कायर, जाते कहाँ हो? डाकू दौड़ते दौड़ते हवेली की 4 दीवारी के पास आ पहुंचे। गठरिया को लेकर हम 4 दीवारी को जल्दी कैसे फांदे? गठरिया को यहीं फेंक दो और 4 दीवारी फांद कर जान बचाओ। और एक एक करके चोर ने 4 दीवारी फांदने लगे और 3 डाकू तो सुकुशल दीवार फांद गए, लेकिन चौथा अंतिम डाकू दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। निशिकांत वहां पहुंचा है। इससे पहले वह डाकू दीवार फांदने में सफल हो जाए, मुझे भागकर इसका काम तमाम कर देना चाहिए। निशिकांत ने दौड़कर डाकू के पास पहुंचा और उसके पांव पकड़कर नीचे खींचने लगा। एक झटके में डाकू नीचे आ गिरा। तब निशिकांत ने पृथ्वी पर पड़े डाकू के सीने में तलवार घोंप दी। तभी वहां आपता हुआ सेठ गोविंदमल आ पहुंचा। निशिकांत, यह कौन मरा पड़ा है? क्या मामला है? शोर शराबा सुनकर मेरी आंख खुल गई था। मैं सीधा इधर देखने दौड़ा आ रहा हूँ। सेठ जी, यह डाकू है। यह और इसके 3 साथी आपके यहाँ डाका डालने आए थे क्या? डाकू के सीने से रक्त का फव्वार छूट पड़ा। कुछ ही देर में उसके प्राण त्याग दिए। हाँ सेठ जी, इसके 3 साथी भाग गए, लेकिन मैंने चौथे डाकू को मार गिराया। 4 डाकुओं को गठरियाँ भी यहीं पड़ी हैं। इन्हें खोलकर देखना चाहिए। सेठ ने गोविंदमल ने आगे बढ़कर चोरी की गठरियाँ खोलकर हैरत से चिल्ला उठा। ओ, इतनी सारी धनराशि! सेठ जी, लगता है यहाँ आने से पहले इन डाकुओं ने कहीं और भी डाका डाल कर आए हैं। यह धनराशि उसी डाके में मिली होगी। अब हड़बड़ाहट में वे इन गठरियों को यहीं छोड़ गई। सेठ गोविंदमल निशिकांत की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखता हुआ बोला। निशिकांत, अब तुम
एक बार फिर बहुत बहादुरी से काम किया। तुमने डाकू को लूटने से बचाया, लेकिन साथ ही इतनी दौलत का स्वामी भी बनवा दिया। अब तुम बहुत शक्तिशाली और साहसी हो निशिकांत। इस प्रकार एक बार सिद्ध होता है, बल भाग्य से बड़ा है। इस घटना के दूसरे दिन निशिकांत एक विचार आया। अब मैं अपने राज्य देश के भ्रमण पर निकला था, लेकिन यहाँ सेठ गोविंदवल का नौकर बनकर ही एक जगह पर रुक कर रह गया। अतः मुझे सेठ की नौकरी छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। आज मुझे इस बारे में सेठ जी से बात करनी चाहिए। यह सोचकर गोविंदवल के पास पहुंचा। उसे देखते ही सेठ ने कहा, निशिकांत, आज मैं जहाज पर सूखे मेवे भरकर देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह सुन निशिकांत सोचने लगा, अब मुझे सेठ की नौकरी छोड़ने की क्या आवश्यकता है। सेठ जी के साथ चलकर आराम से देश भ्रमण कर सकता हूँ। किस सोच में पड़ गए निशिकांत, क्या तुम मेरे साथ देश भ्रमण पर नहीं जाना चाहते हैं? यह बात नहीं है सेठ जी, मुझे आपके साथ चलने में कोई इनकार नहीं है। निशिकांत सेठ गोविंदवल के साथ समुद्री यात्रा पर चल पड़ा। कुछ दिन यात्रा के पश्चात उसका जहाज तूफान में गिर गया। वो तूफान तो बहुत भयंकर लहरें उठ रही हैं, ऐसी अवस्था में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मालिक, मेरी राय मानो तो कभी तूफान पर लंगर डाल लेना ठीक रहेगा। गोविंद ने निशिकांत की सलाह जच गई और पास के टापू पर लंगर डालवा दिया। तब निशिकांत ने गोविंद से कहा, सेठ जी आज्ञा हो तो थोड़ी देर टापू में घुमाऊं। जाओ निशिकांत, जाओ, जल्दी घूमकर वापस लौट आना। गोविंद से आज्ञा लेकर निशिकांत वहां के टापू की ओर चल पड़ा। चलते चलते समुद्र में काफी दूर निकल गया। तभी ओ मेरा सिर घूम रहा है, लगता है बेहोश होकर गिरने वाला हूँ। अगले ही पल निशिकांत सचमुच बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी बेहोशी टूटी तो अपने आप को एक ऋषि की कुटिया में पाया। एक वृद्ध ऋषि ने उसके पास बैठे थे और होश में आया देखकर उन्हें स्नेहपूर्वक बोला, बस तुम बहुत लंबी बेहोशी के बाद जागे हो। आप कौन हैं और आपके कहने का क्या तात्पर्य है? बस मैं कपिल ऋषि हूँ। आज से 20 दिन पूर्व तुम्हें मुझे टापू बेहोश अवस्था में मिले थे। तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें अपनी कुटिया में ले आया। जब मैं तुम्हारे पास बैठा बेहोशी टूटने की प्रतीक्षा कर रहा था, ओह, तो मुझे 20 दिन तक बेहोश रहा। निशिकांत सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, मुझे सौमित्र से आए हुए पूरा 1 माह में होने वाला है। प्रधानमंत्री रूपदेव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब मुझे वापस सौमित्रपुर चलना चाहिए। यह सोच उसने कपिल ऋषि से कहा, ऋषि, और आपने मेरे 20 दिन तक मेरी सेवा की, उसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूँ। इसमें आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस संकट के समय प्राणी की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। तब निशांत ने हाथ जोड़कर उससे कहा, ऋषि, और मुझे आज्ञा दीजिए। अब तुम कहाँ जाओगे? बस ऋषि, और मैं सौमित्र का राजा निशिकांत हूँ। मैं यहाँ अपने राज्य वापस जाऊंगा। लेकिन निशिकांत, क्या तुम्हारा वह कार्य पूरा होगा जिसे तुम करने हेतु 1 माह के लिए देश भ्रमण से निकले थे? आप कौन से कार्य की बात कर रहे हैं ऋषिवर? इतने भोले न बनो राजन। क्या तुम अपने राज्य में से उस प्रश्न का उत्तर खोजने नहीं निकले थे कि बल बड़ा या भाग्य? यह सुनकर निशिकांत चौंका। ओ ऋषिवर, आपने मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं अपने राज्य से सचमुच ही प्रश्न का उत्तर खोजने निकला था। तो क्या तुमने अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया राजन? हाँ ऋषिवर, मैं अब तक प्राप्त अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि भाग्य के मुकाबले में बल बड़ा होता है। आदमी में बल हो तो वह असंभव से संभव कार्य कर दिखाता है। तुम गलत हो निशिकांत, बल बड़ा नहीं होता, भाग्य बड़ा होता है। नहीं ऋषिवर, यह झूठ है, बल बड़ा होता है। ऋषिवर, क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि बल अपेक्षा भाग्य बड़ा होता है? यदि आप यह सिद्ध कर
सके तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, बल हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। राजन, मुझे खेद है कि मैं 1 माह तक भ्रमण के पश्चात भी तुम सही हल नहीं खोज सके। ठीक है, तब मैं तुम्हें कुछ प्रमाण बताता हूँ जो सिद्ध करेंगे कि बल्ला हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। राजन, क्या तुम मेरी इस बात का जवाब दे सकते हो कि तुम बेहोश होने वाले थे, तुम अपने बल से द्वारा बेहोश होने से बच क्यों न गए सके? ऋषिवर, आप मुझसे यह कैसा बेतुका प्रश्न कर रहे हैं? भला बल से द्वारा अपनी बेहोशी कैसे दूर कर सकता था? राजन, तुम्हारे कथन से सिद्ध होता है कि भाग्य के आगे बल कुछ नहीं। राजन, तुम्हारे भाग्य में बेहोश होना लिखा था, इसलिए तुम बेहोश हुए। तुम्हारे भाग्य में सेठ गोविंदमल के बिछड़ना लिखा था, इसलिए तुम उसे छोड़कर टापू पर घूमने चले आए। तुम्हारे भाग्य में जीवित रहना लिखा था, इसलिए तुम गोविंदमल के जहाज को छोड़कर इस टापू पर घूमने चले आए। आपके कहने का क्या मतलब है? निशिकांत, जानते हो, तब तुम गोविंदमल की आज्ञा लेकर टापू को घूमने चले आए तो सेठ गोविंदमल के नौकर व जहाज का क्या गुजरी? जल्दी बताइए क्या गुजरी ऋषिवर। तो सुनो, तुम्हारे यहाँ से चले जाने के पश्चात समुद्री लहरें जहाज सेठ गोविंदमल उसके सेवकों को साथ बहाकर ले गई और उसमें से कोई जीवित नहीं बच सका। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ। शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं निशिकांत। जानते हो, सेठ गोविंदमल और उसके सेवक ने अपनी जान बचाने के लिए हाथ अपने हाथों द्वारा पूरे बल का से लहरों को काट काट तट पर आने का प्रयास किया। उनके बल के आगे उनका भाग्य जीत गया और सभी मौत की गोद में समा गए। क्या इससे सिद्ध नहीं होता बल की अपेक्षा भाग्य बड़ा होता है? आपकी बातें तो मुझे असमंजस में डाल दिया ऋषिवर। लगता है आपका कथन सत्य है और बल की अपेक्षा भाग्य ही बड़ा है। अब मैं सौमित्र पहुंचकर दोनों ऋषियों के झगड़े का फैसला मैं सही यही कहूँगा कि बल भाग्य से बड़ा है। राजन, मुझे खुशी है कि तुम सही बात जान गए। जाओ, तुम अपने राज्य में जाकर दोनों ऋषियों के मुकाबले का फैसला दे सकते हो। तब ऋषि को प्रणाम कर निशिकांत वहाँ से चल दिया। कई दिन सफर करने के पश्चात निशिकांत सौमित्रपुर पहुंचा। प्रधानमंत्री रूपदेव ने उसकी आह्वानी की। आइए महाराज, 1 माह का देश भ्रमण पूरा कराए। हाँ प्रधानमंत्री जी, देश भ्रमण के साथ साथ हम विचार भी बदल गया। अब हम बल को नहीं भाग्य को बड़ा मानते हैं। अगले ही दिन दोनों ऋषि निशिकांत के दरबार में आ पहुँचे। महाराज, 1 माह पूरा हो चुका है, अब आप हमारे झगड़े का फैसला कीजिए। महाराज, हमें आशा है कि आप हमारे झगड़े का सही फैसला करेंगे। आप दोनों झगड़े पर हमें बहुत देर तक सोच विचार किया है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बल की अपेक्षा भाग्य बड़ा होता है। आपने सही फैसला किया महाराज, मुझे आपका फैसला स्वीकार है महाराज। दोनों ऋषि संतुष्ट होकर दरबार से चले गए। अभी दरबार में गए उन्हें कुछ ही वक्त बीता था। विष्णुनाथ नाम का एक पंडित जो दरबार में अपनी फरियाद लेकर उपस्थित हुआ। दुहाई हो महाराज, मेरा न्याय कीजिए। आपको क्या कष्ट है पंडित जी? महाराज, धनिया भंगिन ने मेरे जैसे कर्मकांडी को नीच कहा और सरे बाजार में मुझे गले लगा लिया। अच्छा, धनिया भंगिन की इतनी हिम्मत, हम उसे दरबार बुलाते हैं। कुछ देर बाद हाथ जोड़े धनिया भंगिन निशिकांत के सामने थी। क्या हुक्म है माई बाप? धनिया, क्या तुमने पंडित विष्णुनाथ के गले लगाया था? जी हाँ महाराज। धनिया, विष्णुनाथ को गले लगाने समय तूने यह नहीं सोचा इसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा? महाराज, आपने साथी को गले लगाने में गलत काम नहीं है। पंडित विष्णुनाथ तेरे साथी कैसे हुए धनिया? महाराज, इसमें मुझे
इसमें और मुझ में कोई फर्क है, वह कैसे? महाराज, मैं आपके विस्तारपूर्वक सारी कहानी बताती हूँ, सुनिए। मैं प्रतिदिन सुबह काम से निकलने से पहले नदी में नहाने जाती हूँ। पंडित विष्णुनाथ भी नदी में प्रतिदिन उसी समय नहाने जाते हैं। जब मैं नदी में नहाकर वापस लौट रही थी तो पंडित विष्णुनाथ ने मेरी राह रोक कर बोले, धनिया, जिस समय मैं नदी में नहाने आता हूँ तू उसी समय नहाने मत आया कर। तेरे नहाने से नदी का पानी पवित्र हो जाता है। यह आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं तो नदी में निचाई की तरफ नहाती हूँ। मेरा शरीर के स्पर्श से पानी आपकी तरफ आता ही नहीं है। धनिया, तू भंगिन है। तेरे तो स्पर्श मात्र से नदी का सारा पानी अपवित्र हो जाता है। पंडित जी, नदी जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। क्या बक रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ पंडित जी। मैं काम अवश्य गंदा करती हूँ, पर आपकी तरह मेरा मन गंदा नहीं है। क्या कहा? मेरा मन गंदा है? नीच धनिया, ऐसा कह के तूने मेरी हिम्मत कैसे हुई? पंडित जी, मैंने ही नहीं, आप मुझे नीच तो आप भी हैं। पंडित जी, मैं ही नहीं, नीच तो आप भी हैं। क्या तूने मुझे नीच कहा? उल्टा तेरी यह हिम्मत। मैं ठीक कह रही हूँ पंडित जी। जब तुम भी नीच, मैं भी नीच, तो फिर यह दूरी क्यों? आओ गले लग जाओ। यह कहकर मैंने पंडित को गले लग गई। तब पंडित जी कांपते हुए चिल्लाए, छोड़ दे बदतमीज, छोड़ दे। तूने यह क्या किया? तूने मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी पापिन। कोई बात नहीं पंडित जी, नरक में जगह न मिले न सही, मर मैं धरती पर रह लूँगी। आप अपनी सुनाइए। उल्टा मैं तुझे धरती पर भी चैन से नहीं लेने दूंगा। महाराज के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगा। कीजिए महाराज से मेरी शिकायत, मगर महाराज जरा से भी न्यायप्रिय हुए तो मेरे हक में फैसला करेंगे। बस महाराज, मैंने आपकी सारी बात स्पष्ट विस्तार से बता दी। अब आप ही इस बात का फैसला कीजिए, मैंने जो किया ठीक किया या गलत। धनिया की बात सुनकर निशिकांत सोच में पड़ गया। बड़ा विचित्र है धनिया। पंडित विष्णुनाथ से झगड़ा किसको सही और किसको गलत बताऊं? निशिकांत तब सोच ही रहा था, प्रधानमंत्री रूपदेव ने खड़े होकर धनिया, भंगिन और पंडित विष्णुनाथ से कहा, तुम दोनों झगड़े का फैसला महाराज कल करेंगे, जैसा हुक्म। प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ दरबार में समय समाप्त हो गया। एकांत में प्रधानमंत्री रूपदेव ने निशिकांत से कहा, महाराज, धनिया, भंगिन और पंडित विष्णुनाथ का झगड़ा बड़ा ही बेढंगा है। उनके झगड़े का फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। आप ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उस रात अर्धरात्रि तक जाकर निशिकांत ने धनिया और विष्णु के झगड़े को हर पहलू से बड़ी बारीकी से सोचा। अंत में उसने एक निर्णय लिया, तत्पश्चात अब मुझे सो जाना चाहिए। कल सुबह दरबार में लगते ही धनिया व विष्णु के झगड़े का फैसला करना है। यह सोचकर निशिकांत शयन कक्ष में लौटा और सोने की कोशिश करने लगा। दूसरे दिन दरबार में पंडित विष्णुनाथ और धनिया भंगिन के झगड़े का फैसला इस प्रकार किया। धनिया भंगिन ने पंडित विष्णुनाथ को नीचे ठीक ही कहा था। बेशक पंडित विद्वान है, पर शास्त्रों में लिखा है, जब किसी ज्ञानी को अकारण क्रोध आता है तो वह ज्ञानी न रहकर नीच हो जाता है। पंडित जी भी क्रोध में आकर नीच बन गए थे, इसलिए धनिया ने पंडित को विष्णु को नीच कहकर ठीक कहा। महाराज की जय हो। महाराज, आपने सही फैसला किया। किसी भी जाति या वर्ग विशेष का होने से का कोई नीच नहीं बन जाता। नीच बनाने में उसके कर्म व गलत व्यवहार। पंडित जी ने धनिया के साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए पंडित जी दोषी है। दरबार में उपस्थित लोगों निशिकांत का न्याय देखकर खुश हो गए। उस दिन से बाद निशिकांत ने इसी तरह का न्याय प्रजावासियों का दिल जीत लिया। समाप्त दोस्तों।